गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन स्टार्ट किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पेपर 2 और पेपर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, और पेपर 2 का जो नाम है वो नव सामाजिक व्यवस्था और भारतीय समाज में वर्तमान प्रवृत्ति क्या क्या है। वो जो पुराने टाइम पे मतलब एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समाजशास्त्र का था, वो हमने पिछली क्लास में देखा। आज हम लोग देखते हैं कि नव सामाजिक व्यवस्था का अर्थ, मतलब नव समाज की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात है कि इन्होंने जो समाज का स्वरूप है वो तीन शब्दों में इसका प्रयोग किया है। सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक प्रणाली। मैंने आपको यहाँ तक एक वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ तक स्टार्ट कर दिया था, फिर डिस्ट्रैक्शन हो गई, उसके बाद वो वीडियो पूरा ख़राब हो गया, फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले ये देखिए सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रणाली, ठीक है। भारतीय शिक्षा शास्त्रों ने इन तीनों टर्म को मिला करके एक सामाजिक व्यवस्था की बात कही है कि ये क्या, इन सबको मिला के एक टर्म दिया सामाजिक व्यवस्था। समाज का अर्थ क्या बताया समाजशास्त्रियों ने, क्या अर्थ बताया भारतीय समाजशास्त्रियों ने, शिक्षा का सामाजिक व्यवस्था, ठीक। अब बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। तो सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या है? समाज की परंपराएं, रीति रिवाज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य आदि, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। सामाजिक व्यवस्था के 3 प्रमुख भाग हैं। देखिए, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग किया था, अब यहाँ इन्होंने मर्ज कर दिया, ठीक। देखिए, सॉरी, यहाँ पे इन्होंने मर्ज कर दिया था, अब यहाँ ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कर रहे हैं। देखिए, सामाजिक संरचना की बात करें, ये दोनों एक ही थे इसलिए हमने कहा वहाँ क्या बताएं, यहीं बताते हैं। देखिए, सामाजिक संरचना की बात करें तो सामाजिक संरचना क्या होती है कि इसका एग्जाम्पल आप जो है वो मानव शरीर से लगाइए, ठीक। मानव शरीर में क्या क्या होते हैं? बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं, है ना, हार्ट होता है, और क्या बोलें, किडनी होती हैं, है ना, और बहुत सी चीज़ें होती हैं, है ना, नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम। चलिए, तो अलग अलग टर्म मिल करके एक संरचना बनाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मिलके एक संरचना बनाई, पहली चीज़ समझिए। दूसरी क्या है कि ये सारे के सारे अपना एक विशेष योगदान देते हैं या विशेष कार्य करते हैं। जैसे एक बात कर लें तो पाचन तंत्र की, ठीक है, पाचन तंत्र की, श्वसन तंत्र की, उत्सर्जन तंत्र की, है ना, और प्रजनन तंत्र की। तो इस तरीके से सारे के सारे अपने अपने में कुछ ना कुछ फंक्शंस करते हैं, ठीक है, और वो फंक्शन कर करके एक शरीर का निर्माण करते हैं। अगर कोई भी एक चीज़ नहीं होती है तो वो शरीर डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है, शरीर की संरचना में। अब इसी तरह सामाजिक संरचना है, देखिए कैसे। देखो, सबसे पहले तो समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, ठीक। अगर वो जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, टीचर हो गए, और कोई भी ले लें, पुलिस हो गई, हाँ, नेता हो गए, नेता, पॉलिटिशियंस। तो क्या होता है, ये सभी अपना अपना काम करते हैं। खुद सोचिए, अगर पॉलिटिशियन ना हो तो पुलिस पे कौन वो करेगा कमांड, और वही तो आदेश देते हैं। लेकिन हाँ, बात करें कि कुछ गलत भी होते हैं, कुछ अपने स्वार्थ के लिए कुछ पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगर कोई भी विशेष जो व्यवस्था है वो डगमगा जाए तो जो अपने समाज की जो संरचना है वो बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी, है ना। तो यही सामाजिक संरचना का रूप होता है कि ये जो छोटे छोटे ढांचे होते हैं ये अपना अपना वर्क करते हैं, और इन्हीं वर्क से ये अपना अपना काम विशेष करते हैं। इनका जो वर्क है, इनसे मिल करके एक सामाजिक संरचना बनती है, ठीक। आई होप समझ गए होंगे। अब सांस्कृतिक व्यवस्था की बात करें तो सांस्कृतिक व्यवस्था में मेनली आदर्श, मूल्य और लाइफ स्टाइल, रीति रिवाज, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है।
और ये कहीं ना कहीं समाज की व्यवस्था में अहम योगदान देती हैं या कहें समाज को प्रभावित भी करती हैं अगर सही से मिले तो। अब बात करते हैं व्यक्तित्व व्यवस्था। व्यक्तित्व व्यवस्था सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे सामाजिक प्रणाली और व्यक्तित्व व्यवस्था, ठीक। इसी के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। हम अगर छोटे तौर पे देखें तो व्यक्तित्व व्यवस्था होती है, और एक बड़े टर्म में देखें तो यही सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए व्यक्तित्व विशेषता क्या होती है। तो व्यक्तित्व विशेषता क्या है कि एक व्यक्ति विशेष की मोटिव की और या बोले उनके प्रेरक की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है वो क्या चाहता है ना, उसका झुकाव कैसा है, उसका लगाव कैसा है समाज के प्रति, ठीक है। समाज के प्रति झुकाव कैसा है, लगाव कैसा है, उसकी इच्छाएं कैसी हैं, है ना। अब एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अगर किसी समुदाय में अगर व्यक्तियों की जो क्या बोलते हैं मोटिव उपद्रव मचाने की है, तो वो क्या सामाजिक व्यवस्था बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। कैसा हर देश ये चाहता है कि उनका जो है व्यक्ति, उनका एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष जो है वो एक आदर्श नागरिक हो, है। तो अगर वहाँ पे आदर्श नागरिक होगा तो वहाँ सामाजिक व्यवस्था अच्छी रहेगी, ठीक है। तो आई होप तीनों टर्म समझ में आ गए होंगे, है ना। चलिए वर्तमान समाज का अर्थ। वर्तमान समाज के अर्थ की बात करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार इमर्ज, ठीक है। इमर्ज का अर्थ है कम इनटू व्यू, और इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार इमर्ज का अर्थ है प्रकट होना या निकालना, ठीक है। चलिए अब वर्तमान समाज का स्वरूप देख लीजिए क्या क्या है। देखिए जनतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, लोकतंत्र है ही। सामाजिक समानता एवं न्याय बिल्कुल है। धर्मनिरपेक्षता, समानता और न्याय तो समझ गए ना कि सभी को समान न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो और चाहे वो कोई भी रईस हो। लेकिन अपने में ये बोला जाता है कि नियम कानून तो सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों के लिए होते हैं, अमीरों के लिए तो वो सिर्फ एक मजाक होता है। धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो इसमें कहा गया है कि मेनली धर्म को कोई वरीयता, किसी भी धर्म को कोई वरीयता नहीं दी जाएगी, सभी को एक समान समझा जाएगा, और कानून के अंतर्गत धर्म को कोई स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है। सभी लोग धर्म से मतलब कानून में एक हैं, उसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आर्थिक असमानता मतलब क्या बोलते हैं, देखिए अगर कोई टीचर है ना, अगर फीमेल है और मेल है तो क्या कहते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक। यानी कि कोई भी काम करता है तो वो उसका परिश्रम समान लगाना, तो उसको समान वेतन मिलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि लेडीज़ का एफर्ट कम हो रहा है तो उनका वेतन कम कर दो, मेल का ज़्यादा है तो उसका जो है इनकम वो ज़्यादा कर दो, है ना। या फिर कह सकते हैं हम कि जाति से अगर जोड़ दिया जाए कि हाँ जाति विशेष की बात कर दिया जाए तो कोई उच्च जाति का है और कोई निम्न जाति का है, तो उच्च जाति वाले को अच्छी सैलरी दे दी और कम जाति वाले को निम्न सैलरी दे दी, है ना। वो सारी चीज़ें नहीं, सभी को आर्थिक रूप से समान माना गया है। बेरोज़गारी, आज के वर्तमान स्वरूप में बेरोज़गारी तो है ही है। असंतुलित परिवारों का विघटन, कैसे, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। जॉइंट फैमिली का मतलब जिसमें सभी लोग इकट्ठे रहा करते थे, दादा दादी, चाचा चाची हैं, और अंकल ताऊ, मम्मी पापा, फिर हम, है ना। लेकिन अब कैसे हो गया, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गया। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि माँ बाप और उनके बच्चे, बस, ठीक है। तो परिवारों का क्या हो गया, विघटन हो गया, ठीक। अब मेनली प्रेफर लोग यही करते हैं। मैं उस दिन देख रहा था दिव्य कीर्ति सर का एक ऐसा ही क्लास थी, तो उसमें उन्होंने ऐसे ही बच्चों से रैंडमली पूछा कि लड़के कितने चाहते हैं कि वो लोग जॉइंट फैमिली में रहें, जो लोग साथ में रहते हैं। तो लड़कों ने, बहुत सारों ने हाथ उठाया, और लड़कियों से पूछा कि वो कितनी लड़कियां चाहती हैं कि वो जो है जॉइंट फैमिली में रहना चाहती हैं शादी के बाद। तो उसमें 3-4 ही थे। मतलब लड़कियां मेनली चाहती नहीं, वो चाहती है फ्रीडम, है ना।
चलिए, दहेज प्रथा और बाल विवाह। दहेज प्रथा और बाल विवाह का जो है स्वरूप आज के टाइम पे ख़त्म हो चुका है। निम्न जीवन स्तर हो चुका है। निम्न जीवन स्तर क्या है? मतलब जीवन स्तर की कोई वैल्यू नहीं रही है। आज के टाइम पे 9 से 5 की जॉब करो और भाई एक घिसी पिटी लाइफ जीते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी लेते हैं, अच्छे अपने करियर और अपना ड्रीम फॉलो करते हैं, पैशन फॉलो करते हैं। और बहुत से लोग जो हैं जैसे आईटी सेक्टर में या फिर जो प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं ना दिल्ली साइड में और मुंबई साइड में, तो उनमें बेचारे लेबर टाइप के लोग होते हैं ना जो 9 से 5 जॉब करते हैं, तो वो सारे ये लोग आ जाते हैं और निम्न स्तर का बहुत ज़्यादा होता है। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, स्त्रियों की दशा में परिवर्तन आ रहा है, स्त्रियों को अधिकार दिए जा रहे हैं, विघटन प्रवृत्ति को प्रोत्साहन किया जा रहा है, सामाजिक मूल्यों में भी अब परिवर्तन आ रहा है। सामाजिक मूल्य कैसे कि मतलब अब तो मेट्रो सिटीज़ में देखा जाए, कहते हैं कि हम तो रहते नहीं, हम तो यहाँ अपना क्या नाम है यूपी के एक छोटे से सिटी में रहते हैं, तो क्या है कि जो बाहर के लोग होते हैं ना वो आपस में बोलते भी नहीं है ना, कि पता तक नहीं होता कि पड़ोस में कौन रह रहा है। यहाँ 4 गली दूर पता कर लो कि हाँ कौन रह रहा है, वो रह रहे हैं ना। जैसे हम तो अभी यहाँ पे किराए वगैरह पे रहते हैं, हमें इतना कोई वो टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन अगर गांव की बात करें, हमारे गांव में तो हमें पता है कि हमारे गांव में वो है कौन नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे बात करें, वो जन्मा हुआ व्यक्ति भी आस पड़ोस के लोगों की ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। तो ये आपका पेपर 2 हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और पेपर 3 चैप्टर 3 बहुत इजी है और बहुत ही छोटा था। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्लेन किया गया था कि भारतीय समाज में क्या क्या विविधताएं हैं, है ना। तो ये कुछ पॉइंट दिए थे कि सांस्कृतिक विविधताएं, हर किसी की संस्कृति अलग अलग है, धार्मिक है ना, धर्म अलग हैं, है ना, राजनीतिक पार्टियां अलग हैं, समाज क्षेत्र भी अलग होते हैं। जैसे क्षेत्रों की बात कर लें, जैसे सामाजिक और प्राकृतिक प्रादेशिक, मतलब अपने यहाँ तो यही कहते हैं ना कि अलग अलग क्षेत्र विशेष में अलग अलग संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, है ना। अब इधर से पूरब से लेके पश्चिम तक चले जाओ तो पहले तो ट्राइब्स एरिया मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, सेवन सिस्टर के उसमें एरिया में। उसके बाद बिहार आ गया, फिर यूपी आ गया, यूपी के बाद अपना यूके आ गया, यूके दिल्ली आ गया, हरियाणा आ गया, पंजाब आ गया। तो क्या हुआ कि यहाँ से चले तो कुछ और कल्चर था, है ना। यहाँ आए, कल्चर बदला, और कल्चर बदलने के साथ उनका समुदाय भी बदला, उनकी भाषा भी बदली, उनकी जाति की विविधताएं बदली, जनजातीय विविधताएं बदली, राजनीतिक पार्टी, अब यहाँ पे इधर साइड अलग पार्टी है, इधर साइड अलग पार्टी है, इधर से अलग पार्टी है। केंद्र में अगर बात करें तो केंद्र में है कितनी पार्टी? 2 ही तो पार्टी हैं, एक कांग्रेस है और एक ये बीजेपी आ गई, है ना। लेकिन अगर जैसे आरएसएस है और यूपी की समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज, क्या यूपी की जो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, वो कोशिश करेगी तो 2-3 स्टेट में अपना दबदबा बना के जीत सकती है। लेकिन क्या तुमको लगता है पूरे इंडिया पे वो कब्जा कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से जीत सकते हैं पूरी इंडिया को? नहीं ना, 2 ही पार्टी हैं। लेकिन अगर क्षेत्र विशेष की बात करें तो क्षेत्र विशेष में काफ़ी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, है ना। और उनकी जाति में विविधता मिलती है, जनजाति में विविधता मिलती है ना। हिमाचल प्रदेश में गद्दी हैं और यहाँ पे मुंडा, और यहाँ पे मिलती है अपनी यूपी में, क्या बोलते हैं उसका नाम, यूपी में कौन सी है, एक है यहाँ पे गारो, मेघालय साइड में गारो खासी जयंतिया है ना। इस तरह से कुछ जनजातियाँ हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अलग, बहुत सारी जनजातियाँ हैं, संस्कृति अलग अलग पाई जाती है हर क्षेत्र विशेष में, है ना। और धार्मिकता भी अलग अलग होती है, सबकी अपनी कोई कुछ मानता है, कोई किसी को मानता है, उस तरह की चीज़ें हैं। ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आप इससे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा आप इसको बेहतर समझते होंगे कि क्या क्या है, कि क्या नहीं है ना। तो मुझे लगा नहीं कि पेपर 3 मतलब ये चैप्टर 3 को कुछ ज़्यादा एलिब्रेट करने की ज़रूरत है। बस इतना समझ लीजिए कि भाई अपने देश में कितनी विविधताएं हैं,
तो उसको एक्सप्लेन करना तो वर्डिंग भी कम पड़ जाएगी, है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ बनने जैसी चीज़ नहीं है, बस यही चीज़ें बनने लायक हैं और ये बनने लायक है। और तो मुझे कुछ नहीं लगता कि ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, और जो भी पूछेंगे वो आपका IQ बेस्ड पूछेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको लग रहा होगा कि ये जो है लपेट रहे हैं या निपटाया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो आप जो जो मैंने मेन पॉइंट थे वो निकाल के रखे, इससे ज़्यादा पॉइंट मिल ही नहीं रहे। अब इसमें पूरा टॉपिक का नाम है भारतीय समाज में विविधताएं, और जो जो विविधताएं हैं उनको उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया अपने वर्डिंग में अलग अलग तरीके से। वो आप उनसे बेहतर जानते होगे, है ना, मतलब समझते हो कि कहाँ कहाँ क्या विविधताएं आती हैं। तो इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है ना, मतलब थोड़ा मोटा तो आप खुद ही जानते हो, और ज़्यादा है तो बुक से पढ़ो। और बुक से पढ़ने का कोई इतना खास मतलब नहीं है कि आपको पेपर के लिए पढ़ना है, तो पॉइंट ऑफ व्यू छोटे छोटे देख लीजिए। उसके लिए आपने देखा, आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इससे और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे कुछ नहीं लगता कि हाँ क्या ही इम्पोर्टेंट होगा, है ना। इसलिए कोई अगर आपको लगता है कि ये घसीटा जा रहा है, तो एक बार आप बुक ज़रूर उठाइए, अपनी लाइब्रेरी से बुक को इशू करिए और देखिए कि क्या नाम है, जो है कोई भी चीज़ छूट नहीं रही है और कोई भी घसीटा नहीं जा रहा है, ठीक है। और क्योंकि टाइम कम बचा है, मुझे भी पता है कि टाइम कम बचा है, लेकिन परेशान ना होइए, मुझे पूरा थ्योरी है इसमें, ठीक है। इस पेपर में पूरी थ्योरी है, तो इतना इशू नहीं है। हाँ, 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े हैं और उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो हम उसको उतना ही ब्रीफ में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसकी चिंता मत करिए। अब जिसमें टाइम टेकन नहीं है तो उसमें टाइम क्यों ही, तो है ना। चलिए फिर कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।